नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। बिहार एक बार फिर बाढ़ से बुरी तरह ग्रस्त है। बिहार में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है और जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या विस्थापित होती है। उसे अलग अलग तरह की जल जनित बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। बिहार में आने वाली हर वर्ष की बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति। जो भौगोलिक स्थिति बिहार में बाढ़ लाने के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, बिहार बाढ़ आने की सबसे प्रमुख कारणों में गिनी जाती है। इसके बाद देखेंगे कि बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के रूप में 1950 के दशक में ही तटबंध को माना गया था कि तटबंधों का विकास बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन कोसी नदी पर तटबंध बनाने के बावजूद भी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो तटबंधों को लेकर और कोसी पर तटबंधों को लेकर के कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि बिहार में जो बाढ़ आती है उसका प्रभाव क्या है और साथ ही बिहार में बाढ़ का संभावित समाधान क्या हो सकता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, भूगोल संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े और इनका लाभ उठा लें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी विभिन्न शाखाओं पर आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम में प्रारंभ किए हैं। ये कोर्स दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा और साथ ही इंदौर शाखा में प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही ये कोर्स प्रयागराज शाखा, लखनऊ शाखा और जयपुर शाखा में भी प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे प्रयागराज शाखा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम का प्रारंभ हुआ है और इसकी जो टाइमिंग रही है वो रही है 11:15 बजे सुबह। इसके अलावा जयपुर शाखा में 7 अक्टूबर से कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 8 बजे। और साथ ही लखनऊ शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर से, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। इन शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और आईएएस की तैयारी की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम आज की अपनी खबर को देखते हैं। बिहार बड़े स्तर पर इस बार भी गंभीर बाढ़ से प्रभावित हुआ है, खासतौर से बिहार का उत्तरी हिस्सा। इससे 11.84 लाख यानी लगभग 12.25 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। वो अपने स्थानों से विस्थापित हुए हैं और खाने के लिए भी वो हवाई मार्ग से या जो एयर ड्रॉप्ड खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर है, खाद्य पैकेटों पर निर्भर है और उन्हें अलग अलग स्थानों पर अस्थायी आश्रय लेना पड़ा है। साथ ही इस तरह की स्थितियों में वो जल जनित बीमारियों से भी ग्रसित होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। इतने बड़े स्तर पर बाढ़ आई है। उत्तरी बिहार में बाढ़ आना हर बार का एक वार्षिक घटना बन चुका है। इससे फसलों को और पशुधन को बड़े स्तर पर हानि होती है, उनका विनाश होता है। निवासी बार बार अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की वही कहानी दोहराई जाती है। हर बार उनको अपने जीवन को पुनर्निर्मित करने की जरूरत आन पड़ती है, क्योंकि हर साल ही बाढ़ की घटना घटती है, खासतौर से उत्तरी बिहार में। क्षेत्र की बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण मानी जाती है। उस भौगोलिक विशेषता को अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। बाढ़ से निपटने के लिए जो ऐतिहासिक समाधान ढूंढे गए हैं, खासतौर से जो तटबंधों के विकास की प्रणाली शुरू हुई थी 1950 के दशक में, वो नाकाफी साबित हुई है, दीर्घकालिक साबित नहीं हुई। उसने बिहार की बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया है। तो इन्हीं पक्षों पर विस्तार से आज बात होने वाली है। एक बिहार का आप भूगोल देख लीजिए, खासतौर से जो नदियों का भूगोल है। बिहार को दो हिस्सों में, असमान रूप से दो हिस्सों में बांटने वाली जो नदी है वो नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का प्रवेश यहाँ से होता है और आप देख सकते हैं
बिहार को दो असमान हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र से कई नदियां आकर के गंगा नदी में मिलती हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। इसी तरह से दक्षिण क्षेत्र से भी नदियां बहती हैं, जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी, बदुआ नदी, इस तरह की नदियां बहती हैं। जो दक्षिण से नदियां बहती हैं उत्तर की तरफ और गंगा नदी में मिलती हैं, वो सामान्यतः छोटा नागपुर के पठार, राजमहल की पहाड़ियों से निकलती हैं। और जो उत्तरी क्षेत्र से नदियां बह करके आती हैं, गंगा नदी में मिलती हैं, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्नोफेड होती है। साथ ही नेपाल में होने वाली बारिश से भी इस तरह की नदियों में भारी प्रवाह होता है जल का। साथ ही आपको एक और बात समझनी चाहिए कि जो हिमालय की श्रृंखलाएं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी मिट्टी ढीली होती है। तो उत्तरी बिहार में जो नदियां नेपाल से प्रवेश करती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी गाद भी लेकर के आती हैं और ये गाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाती है। इसलिए अगर बिहार के उत्तरी बिहार की नदियों पर तटबंधों का विकास भी किया गया है, तो समय के साथ गाद आने के कारण गाद का वितरण नहीं हो पाया है तटबंधों के निर्माण के कारण। जब गाद बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में वितरित नहीं हो पाई है, तो इससे बिहार की जो नदियां हैं उनको जल वहन क्षमता उनकी कम होती चली जाती है, क्योंकि तटबंधों का विकास हुआ है और नदी का जो निचला हिस्सा है वो ऊपर उठ रहा है। इसके कारण जल के प्रवाह का एक संकीर्ण दायरा हो जाता है और इसके कारण भी बिहार में बड़े स्तर पर बाढ़ आती है। तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो बिहार की ये नदियों की भौगोलिक स्थिति है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति ही उत्तरी बिहार में खासतौर से बाढ़ की पृष्ठभूमि का निर्माण कर देती है। इसके अलावा बिहार के भूगोल को अगर आप देखें तो बिहार का उत्तरी हिस्सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र में माना जाता है, यानी जहां पर बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार की 76% आबादी जो है वो निरंतर बाढ़ के खतरे में रहती है और ये बाढ़ खतरे वाला प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। राज्य में बर्फ फेड नदियां, यानी जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, उसके कारण भी बाढ़ आती है और इसके अलावा वर्षा आधारित नदियां भी हैं। विशेष तौर से आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि उत्तरी बिहार की वे नदियां जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से आती हैं, मॉनसून के मौसम में उनकी जो क्षमता है या उनमें जो पानी है वो लगभग 80 गुना तक बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी वहन वो करती हैं और इसलिए अगर गाद उनके साथ आती है और गाद नदियों में जमा हो जाती है, तो बिहार का बड़ा हिस्सा उससे जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाती है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार की जो बाढ़ है उसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो श्रेणी 1 है, जिसको वर्ग 1 के नाम से जानते हैं, वो दिखाती है कि अगर नेपाल में बहुत बड़ी मात्रा में बरसात होती है, तो वहां से आने वाली नदियों में बहुत तेजी से, क्योंकि वो एक तीव्र ढलान से नदियां आती हैं, तो बहुत तेजी से बिहार के उत्तरी हिस्सों में पानी आता है। तो पानी आने का जिसको लीड टाइम कहते हैं, लीड टाइम का मतलब जब किसी नदी में बाढ़ आने की सूचना दी जाए, चेतावनी जारी की जाए और एक्चुअल में वहां पर बाढ़ आ जाए, जो वास्तव में वहां पर बाढ़ आए, इसके बीच का समय, चेतावनी और एक्चुअल में बाढ़ आना, वास्तविक समय में बाढ़ आने का जो समय होता है उसको लीड समय कहते हैं। इस समय में लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, दूसरे स्थानों पर जा सकते हैं, जो भी उनको सामान लेकर के जाना है। तो इस समय में जो नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती है, तो उस समय लोगों के पास बहुत कम समय होता है, 8 घंटे से भी कम समय होता है, क्योंकि ये बाढ़ बहुत आकस्मिक होती है। इनको पहले वर्ग में रखा गया है, लेकिन यहां से पानी भी बहुत तेजी से रिसता है, तेजी से नीचे चला जाता है। दूसरे स्तर पर वे नदियां आती हैं उत्तरी क्षेत्र की, जहां पर जो लीड समय है वो 24 घंटे की अवधि वाला होता है। ये भी इसमें उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों की बाढ़ शामिल की जाती है। और पीछे हटने का जो समय है, यानी पानी के रिसने का जो समय है, पानी के कम होने का जो समय है, वो 1 सप्ताह से अधिक का होता है। तीसरे स्तर पर उस तरह की बाढ़ को रखा गया है जहां पर मॉनसून के समय बहुत बड़े स्तर पर जल निकासी की जो व्यवस्था है वो ठप हो जाती है, खासतौर से नदीय क्षेत्रों में। तो एक रुकावट की स्थिति पैदा हो जाती है और पानी निकलने में 3 माह से भी तक का भी समय लग सकता है। तो तीसरे स्तर पर इस तरह की बाढ़ की श्रेणी को रखा गया है। और चौथे स्तर में वे हैं जो क्षेत्र स्थायी जल बहाव के क्षेत्र हो जाते हैं, यानी वहां से पानी रिसने में बेहद मुश्किल हो जाती है और स्थायी रूप से जल भराव वाले क्षेत्र रहते हैं। तो इस समस्या के समाधान का अलग तरीका निकाला जाता है और इस समस्या के समाधान का अलग तरीका निकाला जाता है। इस समस्या का कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक युवा पर्वत श्रृंखला है जिसकी मिट्टी ढीली है और ढीली होने के कारण वो अपने साथ बहुत ज्यादा गाद लेकर के आती है। इसलिए अगर तटबंधों का विकास इन नदियों पर बिहार में किया जाता है, उसके बावजूद भी जल का और विशेष तौर से गाद के वितरण का क्षेत्र कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ये नदियां उफान पर रहती हैं और बिहार का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। स्थायी जल बहाव वाले क्षेत्रों का कारण क्या है? इसका कारण भी है नदियों में गाद, जल निकासी जैसे चैनलों पर अलग अलग लोगों द्वारा अतिक्रमण और साथ ही तटबंधों के कारण भी जल बहाव हो जाता है। और इसके कारण चोर नामक स्थायी स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। चोर नामक स्थायी स्थलाकृति किस प्रकार से बनती है? बहुत बड़ा जल भराव का क्षेत्र बिहार में जो गड्ढेनुमा स्थलाकृति होती है, उसमें बड़े स्तर पर जल भराव के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिहार में चौर कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं कि जब नदी अपना मार्ग इस प्रकार से बदलती है तो कुछ समय के बाद स्थान इस प्रकार से कट जाता है, यानी नदी अपना मार्ग इस तरह से बनाती है, ये स्थान अलग हो जाते हैं, बड़े स्तर पर इनमें पानी भर जाता है, गाद भी जमा हो जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है। वर्तमान में जो बाढ़ आई है उसका कारण क्या है? नेपाल में होने वाली भारी वर्षा और कोसी नदी के बैराज से छोड़े जाने वाला पानी इसका प्रमुख कारण है जो वर्तमान में बाढ़ आई है। अब हमने इसका भूगोल समझ लिया। 1950 के दशक से ही कोसी नदी पर तटबंध का विकास बिहार की बाढ़ की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया। कोसी नदी पर तटबंधों का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोसी नदी बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण मानी जाती है और इसी के कारण कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे विनाशकारी नदियों में गिनी जाती है और इसलिए इस पर बाढ़ प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। 1950 के दशक से ही कोसी के प्रवाह को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण भी शुरू हुआ था। शुरू में दीर्घकालिक समाधान के रूप में इसको देखा गया था, लेकिन यह भी एक स्थायी समाधान के रूप में नहीं लिख रहा। जैसा कि अभी आपको बताया, नदी का मार्ग इससे संकीर्ण हुआ, तलछट वितरण को इसने रोक दिया। तलछट का वितरण बड़े स्तर पर अलग अलग बड़े क्षेत्र में नहीं हो पाया और जो नदी का तल है सालाना लगभग इस गाद के जमा होने से 5 इंच तक बढ़ जाता है, जो बाढ़ का एक प्रमुख कारण बनता है। हाल की जो बाढ़ है उसकी गंभीरता इसलिए विशेष रूप से व्यापक हो गई क्योंकि नेपाल में कोसी नदी पर जो बीरपुर बैराज है उससे 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और जो विशेष रूप से वर्तमान बाढ़ का कारण बना है और ये लगभग 60 वर्षों में सबसे अधिक स्तर पर आई बाढ़ के रूप में इसको व्याख्यायित किया गया है। साथ ही तटबंधों में दरार की भी एक सूचना मिली है। जैसे तटबंधों को इस प्रकार से विकसित किया गया है बिहार में कि वो 9.5 लाख क्यूसेक तक पानी संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 जिलों में 7 जगहों पर दरारें देखी गई है। साथ ही इन तटबंधों में बहुत बड़ी संख्या भी निवास करती है, आबादी निवास करती है। जैसे 380 गांव तटबंधों के क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें लगभग 15 लाख लोग रहते हैं इन गांवों में और पुनर्वास के लिए इनको जो जमीन आवंटित की गई है उस जमीन का भी लगभग आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। तो ये अपने आप में समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे पुनर्वास के लिए इनको 1200 हेक्टेयर जमीन आवंटित है, लेकिन उसका लगभग आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। बिहार की इस बाढ़ का प्रभाव क्या है? इस बाढ़ का प्रभाव केवल जान और माल की हानि में ही नहीं होता, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर फसलें नष्ट होती हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है, पशुधनों को नुकसान हो जाता है जिसकी एक आर्थिक लागत है। इसके अलावा अलग अलग लोगों को अपनी आजीविका के लिए पलायन भी करना पड़ता है, कई बार बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है, ये भी एक कारण है। साथ ही सरकार का व्यय भी इस पर बढ़ जाता है क्योंकि ये माना जाता है बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। तो राज्य सरकार बाढ़ प्रबंधन और राहत प्रयासों पर इतना बड़ा खर्च करेगी तो वो राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है। तो ये इस तरह के प्रभाव रहते हैं, बहुत व्यापक प्रभाव है। तो समाधान किस रूप में देखा जाए? समाधान यही है कि कई तरह के बैराज निर्मित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, बांध निर्मित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, खासतौर से कोसी नदी पर। और ये प्रस्ताव लंबे समय से दिए गए हैं, लेकिन कोसी नदी पर अगर आप कोई भी बांध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नेपाल के भी सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए बांध निर्माण कुछ समय के लिए टल जाता है या स्थायी रूप से भी टल सकता है, क्योंकि नेपाल की उस पर सहमति होना, नेपाल को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी हो जाता है। इसलिए
कोसी नदी पर अतिरिक्त बैराज और अन्य नदियों पर जो उत्तरी बिहार में बहती हैं अतिरिक्त बैराज के निर्माण का सुझाव दिया जाता है। जैसे एक सुझाव यह है कि कोसी नदी पर डगमारा बैराज का निर्माण किया जाए। इसी तरह से गंडक नदी पर अरेराज बैराज और बागमती पर भी एक और बैराज का निर्माण बिहार में प्रस्तावित किया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि जो इंजीनियरिंग समाधान है बाढ़ के वो नाकाफी हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। जैसे तटबंधों का जो निर्माण किया गया उनके मिश्रित परिणाम हमें हासिल हुए हैं, वो स्थायी समाधान नहीं कर पाए हैं बिहार की समस्या का। इसलिए कुछ संरचनात्मक और कुछ गैर संरचनात्मक सुधारों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। संरचनात्मक सुधारों में बांधों का निर्माण, तटबंधों का निर्माण आता है, और गैर संरचनात्मक सुधारों में या प्रबंधन के अंतर्गत कानून, नीतियां, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम को घटाने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे गैर संरचनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत बाढ़ की तैयारी के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली, साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति, जिससे अगर बाढ़ आती है तो उस बहुत त्वरित तरीके से प्रतिक्रिया किया जा सके, रेस्पॉन्स किया जा सके, और जन जागरूकता अभियान और साथ ही प्रशिक्षण ट्रेनिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही जोखिम न्यूनीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोसी जैसी नदियों से उसकी भौगोलिक स्थिति से ये बात निकल करके आई है कि इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण तटबंध इसका स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि उस तरह की रणनीति पर निर्भर होने के बजाय बाढ़ के जोखिम को कम करना और उसकी क्षति को कम करने पर अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही प्रभावी तरीका नजर आता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, बिहार की कौन सी नदी या नदियां बिहार के उत्तर दिशा से होती हुई गंगा नदी में मिलती है? आपके ऑप्शन क्या है? कोसी, गंडक, सोन। डी ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी ए और बी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।